गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस की तीसरी क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले जैसे आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में जो हमने टॉपिक लिया था वो था मूल अधिकार, संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। और इसमें अभी तक हम 3 अनुच्छेदों की बात कर चुके थे, यानी अनुच्छेद 12 की, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 12 के विषय में मैंने बताया था कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 के विषय में मैंने बताया था कि विधि को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 14 के विषय में मैंने बताया था कि इसमें दो चीजें हैं, विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई थी, जबकि विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा यूएसए से ली गई थी। और दोनों के विषय में हमने देखा था कि किस प्रकार से इन दोनों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया और दोनों के अर्थ क्या होते हैं। तो इतनी बात निकल के आई थी। साथ ही साथ हमने आगे जो पढ़ा था वो अनुच्छेद 14 के अपवाद पढ़े थे, जिनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के पदों से संबंधित कुछ जो विशेष छूटें थी अनुच्छेद 361 में, उनके विषय में बात हुई। इसके अलावा सांसदों और विधायकों के संबंध में जो छूटें थी उनके विषय में हमने बात की थी। और इसके अलावा जो हमने बात की थी वो हमने जो विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उनको जो विशेष छूटें मिलती हैं, जो भी राजदूत वगैरह होते हैं उनको जो छूटें मिलती हैं उनके विषय में हमने बात की थी। अनुच्छेद 14 पे हम बात कर रहे थे। और पहला मूल अधिकार हम पढ़ रहे थे समानता का मूल अधिकार, जो कि हमें लेके चलना है अनुच्छेद 14 से 18 तक, जिसमें अभी तक हमने केवल एक अनुच्छेद की बात की है, अनुच्छेद 14 की। और आज हमें वही समानता का मूल अधिकार आगे लेके जाना है और अगले अनुच्छेद की बात करनी है, जो है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 बताने से पहले मैं बता दूं कि दोनों को अगर सामान्य अर्थों में समझना हो तो जनरली ये माना जाता है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 को एक साथ पढ़ा जाना आवश्यक है, तब आप इसका मतलब जो है वास्तविक तौर पे समझ पाओगे। अब हम अनुच्छेद 15 को पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 15 क्या है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अनुच्छेद 15 के विषय में हमें पढ़ना है। अनुच्छेद 15 क्या? अनुच्छेद 15 जो है कई उपखंडों में विभक्त है। पहले इसके 5 उपखंड थे और अभी इसमें एक नया उपखंड जुड़ा है, छठा, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। जो अनुच्छेद 15 का पहला पार्ट है, इसको अगर देखा जाए एक एक करके हम इसे पार्ट देखेंगे और इसके अपवाद देखेंगे। अनुच्छेद 15 का अगर पहला पार्ट देखा जाए और इसके विषय में बात की जाए तो ये पहला पार्ट क्या बताता है। पहला पार्ट में क्लियरली बताया गया ये राज्य को निर्देश दिए गए, जो राज्य होगा ये किसी भी नागरिक के साथ, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 15 जो है ये भारतीय नागरिक के संबंध में है। ऐसे 5 अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त हैं। सीधे तौर पर अगर देखें तो ऐसे 5 अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, विदेशी को प्राप्त नहीं है। इनमें हम अगर बात करें तो एक होता है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये ऐसे अनुच्छेद हैं 15, 16, 19, 29 और 30 जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं, ये विदेशी को प्राप्त नहीं होते। भारतीय नागरिक क्या होगा, नागरिक की परिभाषा क्या होगी, विदेशी की परिभाषा क्या होगी, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम नागरिकता वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो उसमें ये डिस्कस करेंगे कि नागरिक की परिभाषा क्या है, विदेशी की परिभाषा क्या है, एनआरआई की परिभाषा क्या है और उससे संबंधित जितने भी प्रावधान है उनके विषय में पढ़ेंगे। तो ये याद आपको रखना है कि अनुच्छेद 15 जो है ये भारतीय नागरिक से संबंधित है। और 15 का सब क्लॉज फर्स्ट जो है ये बता रहा है राज्य के विषय में कि राज्य जो होगा ये किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, इसके अलावा लिंग, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा या इनमें से किसी भी एक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि अनुच्छेद 15 का ये फर्स्ट जो है ये राज्य से संबंधित है। इसमें जो बात कही गई ये राज्य के लिए कही गई। और राज्य कौन, जो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया कि राज्य क्या होगा, उसके लिए सीधे से निर्देश दिए गए हैं कि राज्य जो होगा किसी भी नागरिक के साथ, जो भी भारत का नागरिक है, धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग,
या इनमें से किसी भी एक आधार पे कोई किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये बताया गया। अब इसमें जैसे कि धर्म, जाति व जन्म स्थान, लिंग, इसके विषय में हम स्पष्ट समझ पा रहे हैं। और अब जो ये वंश है, ये वंश क्या है, इसको मैं बताऊं कि वंश क्या है। वंश को कहीं कहीं निर्जाति भी लिखा हुआ। वंश से यहां पे जो मतलब है कि भारत में अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाएं तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो शारीरिक संरचना है ये बाकी उत्तर भारत के लोगों की अगर हम तुलना करें तो उनसे थोड़ा अलग होगी। यानी ये माना जाता है कि उनकी निर्जातीय जो वंश है वो अलग है। या दक्षिण भारत आप चले जाएं तो उनकी शारीरिक संरचना में कुछ और अंतर देखने को मिलेंगे। इसलिए माना जाता है कि वंश तो इस आधार पे भी आप भेदभाव नहीं करेगा कि राज्य जो होगा इस आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये आधार सारे बताए गए, धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान, लिंग इत्यादि के आधार पे राज्य जो होगा कोई भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ नहीं करेगा। इतनी जानकारी बताई गई 15 के प्रश्न में राज्य के विषय में। ये अब देखिए 15 का सेकंड, यानी आर्टिकल 15 सब क्लॉज सेकंड। 15 के सेकंड की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ये नागरिक के विषय में। यानी इसकी जो लैंग्वेज है वो इस प्रकार से है कि कोई नागरिक, ये जो उपरोक्त आधार मैंने बताए, कोई नागरिक धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान, लिंग इत्यादि के आधार पे या इनमें से किसी एक के आधार पे किसी अन्य नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। दोनों अनुच्छेदों में अंतर यह है कि 15 का फर्स्ट राज्य से संबंधित है। यह राज्य को बताता है कि राज्य जो है किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और लिंग के आधार पे कोई भेदभाव ना करे। जबकि 15 का सेकंड जो है यह नागरिकों से संबंधित है कि कोई नागरिक जो है किसी अन्य नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव ना करे। और साथ ही साथ ये बताया गया कि कोई नागरिक जो होगा इन सारे आधारों पे भेदभाव न करते हुए किसी भी सार्वजनिक स्थान, अब सार्वजनिक स्थान क्या हो सकता है, सार्वजनिक स्थान हो सकता है मल्टीप्लेक्स, सार्वजनिक स्थान हो सकता है कोई पार्क, सार्वजनिक स्थानों में हो सकता है कोई रेस्टोरेंट। तो ये सारे सार्वजनिक स्थान हो गए। और इसके अलावा जो कुएं वगैरह होते हैं, कुएं, तालाब, इनमें किसी व्यक्ति को इन आधारों पे आने से रोक नहीं सकता। ये नागरिक को निर्देश है कि कोई नागरिक जो होगा किसी अन्य नागरिक को इस प्रकार के किसी भी विभेद के कारण ना सार्वजनिक स्थानों पे आने से रोक सकता है और ना ही किसी कुएं, तालाब इत्यादि से जल भरने से रोक सकता है। ये कुआं, तालाब इत्यादि वो होना चाहिए जो कि सरकारी पूंजी जिसमें लगी हो, पूर्णता या अंशता। तो फिर किसी भी नागरिक का यह अधिकार नहीं होगा कि वो किसी व्यक्ति को रोके। लेकिन किसी का अगर प्राइवेट अपने घर में कोई कुआं हो तो ये उस बात पे लागू नहीं होता है कि वो उसे जल भरने से रोके या ना रोके, ये फिर उसका व्यक्तिगत मामला हो जाएगा। लेकिन वो कुआं और तालाब अगर सार्वजनिक है जिसमें कि सरकारी पूंजी लगी हो, आंशिक लगी हो या पूर्णता लगी हो, तो ऐसे में फिर सरकारी पूंजी के आधार पे क्या होगा कि कोई नागरिक जो होगा वो रोक नहीं पाएगा। तो ये नागरिक के लिए हो गया और ये राज्य के लिए हो गया। तो ये बात आपको क्लियर दोनों अनुच्छेदों में याद रखनी है। यानी कि 15 का फर्स्ट जो है वो राज्य को मना करता है कि वो किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 का सेकंड जो बताता है कि कोई नागरिक किसी अन्य नागरिक को धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान, लिंग के आधार पे किसी सार्वजनिक स्थान पे जाने से नहीं रोक सकता और ना ही कुएं, तालाब जो कि सरकारी पूंजी से निर्मित हैं उनसे जल इत्यादि लेने से नहीं रोक सकता। तो ये 15 का फर्स्ट हो गया और 15 का सेकंड पार्ट हो गया। अब इतना तो ठीक है, इन दोनों में एक में राज्य के लिए निर्देश हो गया, एक में नागरिकों के लिए हो गया। अब जैसे हम अनुच्छेद 15 के अपवाद के विषय में चलते हैं और अपवाद जो शुरू हो जाते हैं वो 15 के तीसरे पार्ट से अपवाद आने शुरू हो जाते हैं। 15 के तीसरे पार्ट से हम इसके अपवाद देखेंगे कि अनुच्छेद 15 के अपवाद क्या है। ये 15 के 3 से शुरू हो जाएंगे और उन अपवादों की हम चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं 15 के तीसरे पार्ट की, जहां से अपवाद हमने शुरू करने हैं। तो अब मैं अनुच्छेद 15 के अपवाद शुरू कर रहा हूं। अपवाद
और इसमें बात कर रहा हूं आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 की। अब अपवाद का मतलब यहाँ पे क्या है कि अनुच्छेद 15 का जनरल विषय जो है वो ये है कि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। 15 का फर्स्ट जो है इसको पूरा करता हुआ दिख रहा है, यानी 15 के फर्स्ट में सीधी सीधी बात यह है कि राज्य जो होगा इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 का सेकंड में दिख रहा है कि नागरिक को भी इसमें से किसी भी अधिकार, कोई भी जो इनमें से जो आधार है उस आधार पे भेदभाव करने का अधिकार नहीं दिया गया। अब 15 के थर्ड से किसी प्रकार की छूटें शुरू हो जाएंगी जो कि अनुच्छेद 15 के फिर अपवाद कहलाएंगे कि इनमें क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल मना कर रहा है भेदभाव के लिए, लेकिन थर्ड से किसी प्रकार की क्या हो जाती है, छूटें स्टार्ट हो जाती है, उन्हीं को अपवाद कहते हैं। अब 15 का थर्ड जो है इसमें क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया कि राज्य चाहे तो राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, इस टाइप की बात है। यानी यहां पे राज्य को छूट दी गई कि राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जबकि 15 का फर्स्ट जो है वो ये बता रहा था कि लिंग के आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य। लेकिन 15 के थर्ड में ये छूट दी गई है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा बसेस में, इसके अलावा मेट्रो में कुछ सीटें जो होती हैं वो महिलाओं के लिए ही आरक्षित होती है, और ये एक प्रकार का संवैधानिक नियम हो गया, क्योंकि 15 का थर्ड जो है राज्य को ये इजाजत दे रहा है कि वो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करें। तो उसी आधार पर उनके लिए क्या होता है कि कुछ सीटें रिजर्व कर ली जाती हैं बसेस में, मेट्रो में इत्यादि में। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनको पूरा करने के लिए, यानी कि राज्य ने महिलाओं और बच्चों को जो विशेष प्रावधान दिए, क्या क्या विशेष प्रावधान अन्य विशेष तौर पे दिए हैं, कौन कौन से नियम बने हैं, तो इनकी अगर बात की जाए तो पहले अगर महिलाओं की बात की जाए कि महिलाओं के लिए कौन कौन से नियम बने, तो महिलाओं के नियम में आप पहला जो ले सकते हो दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है 1969 जो बनाया गया वो खास करके महिलाओं के लिए बनाया गया, जिसमें कि महिलाओं को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई, और साथ ही साथ ये बताया गया कि अब दहेज जो होगा, दहेज को परिभाषित उसमें किया गया और ये बताया गया कि विवाह पूर्व कुछ भी वस्तु, कोई संपत्ति या पैसा इसकी मांग करना, या फिर विवाह के समय या फिर विवाह के बाद इसकी मांग करना, ये सब दहेज ही माना जाएगा। और साथ ही साथ दहेज मांगना और इसके अलावा दहेज के लिए उकसाना, इसको दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1969 एक इसका उदाहरण है कि राज्य ने विशेष प्रावधान महिलाओं के लिए किए। दूसरा अगर हम देखें तो घरेलू हिंसा अधिनियम जो कि 2005 में लागू हुआ था, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में जो है ये महिलाओं से संबंधित और खासकर उन महिलाओं से जो किसी और पे निर्भर हैं आय के लिए, तो ये घरेलू हिंसा अधिनियम हो जाता है। वैसे ये सभी पे लागू हो जाता है, यानी कि महिला जो है अगर उसके साथ घरेलू हिंसा होती है तो इसके लिए वो जो है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उसे सुरक्षा प्रदान की गई है और इसे भी एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो ये 2005 में ये भी बनाया गया। अब इसमें जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, इसमें हिंसा की जो परिभाषा दी गई है, घरेलू हिंसा क्या होगी, घरेलू हिंसा को एक व्यापक परिभाषा दी गई। जैसे इसमें घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है इसमें बताया गया घरेलू हिंसा में क्या क्या आएगा। घरेलू हिंसा में पहली चीज जो बताई गई शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा और आर्थिक हिंसा। यानी घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो केवल शारीरिक हिंसा से संबंध नहीं है, इसमें मानसिक हिंसा भी आएगी, भावात्मक हिंसा भी आएगी और आर्थिक हिंसा को भी शामिल किया गया।
जैसे कि इसमें अगर देखा जाए तो मानसिक हिंसा ये हो सकती है कि किसी का जो मनोबल है उसे बार बार गिराना, ये मानसिक हिंसा के अंतर्गत आ जाएगा। भावनात्मक हिंसा जो हो जाएगी, यानी कि जैसे कि महिला को परिवार वालों से न मिलने देना, ये भावनात्मक हिंसा में आ जाएगा। और अगर कोई महिला जो है आय के लिए पूर्णतः दूसरे पे निर्भर है तो उसके लिए जो सामान्य खर्चा है उसे प्रदान न करना, यह आर्थिक हिंसा हो जाएगा। इन सभी को दंडनीय अपराध घोषित किया गया घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में। ये महिलाओं से संबंधित दूसरा अधिनियम हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य, इसमें साथ साथ ये भी बताया गया कि ये कानून जो है महिलाओं के आवास के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। आवास का अधिकार, आवास का अधिकार, यानी कि घरेलू हिंसा के मामले में अगर किसी महिला को आवास से बेदखल कर दिया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके रहने का कोई ना कोई स्थान हो जहां पे वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो आवास का अधिकार भी इसके अंतर्गत आता है। और अन्य बातें अगर हम कर लें तो इसके अलावा जो है राइट टू जीरो FIR, ये भी एक प्रावधान है। राइट टू जीरो FIR, राइट टू जीरो FIR जो है ये उस मामले से संबंधित है कि जनरली ये होता है कि आपराधिक घटना जिस क्षेत्र में घटित हो उसकी जो FIR होगी वो संबंधित थाने में ही दर्ज होती है। लेकिन महिलाओं को इसके लिए एक विशेष छूट दी गई कि वो मामला कहीं का भी हो लेकिन वो किसी भी थाने में उसकी FIR दर्ज करा सकते हैं। इसी को कहा जाता है जीरो FIR। तो ये भी प्रावधान इसमें दिया गया। इसके अलावा एक केस जो 1997 में निकल के आया जिसे कि विशाखा केस कहा जाता है, राजस्थान का विशाखा केस, जिसमें कि विशाखा नाम की एक NGO चलाने वाली महिला जो कि बाल विवाह को रोकने का काम करती थी और जिनकी की हत्या कर दी गई। तो उसके बाद ये प्रश्न उठा और एक अधिनियम बनाया गया जिसकी में कि ये मांग हुई कि कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो उससे संबंधित 1997 का है विशाखा केस। तो ये तो महिलाओं के लिए जुड़े हुए जो सरकार ने प्रयास किए हो गए। बच्चों के लिए, क्योंकि ये 15 का 3 जो है वो महिलाओं और बच्चों के लिए जो सबसे चर्चित जो प्रावधान रहा है वो रहा है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट की जब हम बात करते हैं तो पॉक्सो एक्ट जो है ये चाइल्ड सेक्स ऑफेंस से जुड़ा हुआ एक्ट है। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस जो है ये पॉक्सो एक्ट के विषय में हम जब देखते हैं तो पॉक्सो एक्ट जो है वो बच्चों के यौन शोषण को बचाने के लिए बनाया गया एक अधिनियम है जिसमें समय समय पे बदलाव किए गए हैं और इसे और कड़ा बनाया गया। इसके अलावा अगर हम देखें जो सबरीमाला केस हो तो सबरीमाला केस में भी जो महिलाओं को प्रवेश मंदिर में दिया गया है उसका भी जो आधार बने हैं वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 बने। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 जो है वो कहीं ना कहीं उन केसों में आधार का काम अनुच्छेद 14 और 15 ने किया। विधि के समक्ष समानता और लिंग के आधार पर भेदभाव ना होना, इन्होंने कहीं ना कहीं उस केस में भी आधार का काम किया है। तो ये बातें तो हो जाती है अनुच्छेद 15 के 3 से संबंधित। यानी अनुच्छेद 15 का 3 जो है वो इस प्रकार की छूट दे रहा है कि राज्य जो होगा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। तो ये 15 का 3 हुआ, यानी अपवाद है, ये कुछ महिला और बच्चों के लिए छूट की बात कर रहा है। तो ये 15 का 3 हो गया। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे अपवाद की, यानी अनुच्छेद 15 का चौथा पार्ट। ठीक है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। तो उसकी बात हम कर लेते हैं अब अनुच्छेद 15 के 4th पार्ट की। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 4 की, जो कि एक और अपवाद है। इसके विषय में हम देखते हैं। अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 जो है, पहली बात तो इसके विषय में कि ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया, यानी ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन सबको पता है कि 1951 में हुआ, उसके द्वारा ये यहाँ पे जोड़ा गया। अब दूसरी बात जो निकल के आती है कि प्रथम संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया, इसका कारण क्या था कि इसे जोड़ना पड़ा यहाँ पे। तो इसके पीछे एक केस था जो यहाँ पे ये जुड़ा। केस कुछ इस प्रकार से था कि मद्रास जो प्रांत था, ये आपको पता है कि 1950 में जब ये बना था तो इसका नाम मद्रास था, तमिलनाडु नहीं था। ये प्रांत तब मद्रास कहलाता था।
तो मद्रास में क्या हुआ कि 1950 की बात थी कि मेडिकल कॉलेज जो होता है, मद्रास में जो मेडिकल कॉलेज थे, तो मेडिकल कॉलेज में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रवेश के लिए जो परीक्षा ली जाती है, उसमें प्रांतीय सरकार ने क्या किया कि इस टाइप की व्यवस्था की कि जाति विशेष को 78% जो है सीटें आरक्षित कर दी, यानी 78% जो है जाति विशेष के लिए आरक्षण दे दिया मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में। यानी कि बचा कितना, 22% ही केवल सीटें जो है अनारक्षित वर्ग के लिए बची, 78% जाति वर्ग के लिए, जाति विशेष वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। अब उस समय एक लेडी जो थी जिनका की नाम जो था चंपकम दोराई राजन, मिसेस चंपकम दोराई राजन, तो इस केस को कोर्ट में ले गई, जिसको कि चंपकम दोराई वाद भी हम कहते हैं, वो इस केस को ले गई और उन्होंने ये बताया कि ये जो है अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें जो है भेदभाव किया गया है। अब कोर्ट ने जब इस केस को सुना तो कोर्ट ने इसमें सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है कि जाति को आधार बना के 78% आरक्षण दे दिया। तो सरकार का जो पक्ष था वो ये था कि हम जो है सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करना चाह रहे हैं, और संविधान में क्योंकि प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक समानता का विचार रखा गया, तो उसको स्थापित करने का हमारा प्रयास है कि सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित हो। और ये जाति वर्ग जो है, ये क्योंकि इनकी कंडीशन जो है पिछड़ी भी है, और इनको हम मुख्य धारा में लाएं और इससे सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित होगी। लेकिन कोर्ट का यह मानना था कि ये सामाजिक आर्थिक समानता की बात प्रस्तावना के अंदर की गई और प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं, इसलिए कोर्ट ने जो है इसे गलत ठहराया कि इस प्रकार का जो आरक्षण दिया गया है ये गलत है। इसके बाद सरकारों ने सोचा कि इसको अब हम संवैधानिक रूप दें और संविधान में ही ये नियम को शामिल कर लें। तो इसके लिए प्रथम संविधान संशोधन कराया गया 1951 में, और 15(4) में एक बात जोड़ी गई जिसमें कि यह बताया गया कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से, सामाजिक शैक्षणिक रूप से, सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग होगा, सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, और इसमें मुख्य रूप से बात की गई मुख्य रूप से SC ST तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, मुख्य रूप से SC ST तथा अन्य पिछड़ा वर्ग। इनके लिए जो शिक्षण संस्थान होंगे, और ऐसे शिक्षण संस्थान जो कैसे होंगे, सरकारी जो शिक्षण संस्थान होंगे उनमें आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। यानी 15(4) का सार यह है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, जिनमें मुख्य रूप से SC ST तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए जो सरकारी शिक्षण संस्थान होंगे उनमें प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। यानी इसको संवैधानिक तौर पे यहाँ पे जोड़ दिया गया कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान होंगे इनमें जो SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग होंगे जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनके लिए चाहे तो आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, इसे संवैधानिक माना जाएगा। ये 15(4) में ये वाली बात जोड़ दी गई, यानी कि ये संबंधित है 15(4). ये आपको ध्यान रखना है कि ये सरकारी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है, निजी से नहीं। सरकारी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है कि इनमें प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, इससे संबंधित अनुच्छेद 15 का चौथा वर्ग। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो अगला अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, यानी 15 का 5वां पार्ट, यानी आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5, उसके विषय में हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 के 5वें पार्ट में। अनुच्छेद 15 का 5वां पार्ट भी जो है अपवाद में ही गिना जाएगा अनुच्छेद 15 के। इसमें क्या चीज है, 15 का सब क्लॉज 5। अब इसमें जब हम देखते हैं तो सबसे पहले इसमें भी बात निकल के आती है कि 15 का जो ये 5वां पार्ट है 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया। 93वां संविधान संशोधन 2005, तो 2005 में जुड़ा है 93वें संविधान संशोधन से। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पे 93 संविधान संशोधन 2005 में। 2005 में क्या हुआ कि न्यायालय ने एक निर्णय दिया, न्यायालय ने अपने एक केस में एक निर्णय दिया
जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे कि ये प्रावधान हो चुका है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन्हें सरकारी जो शिक्षण संस्थान होंगे इनमें प्रवेश में आरक्षण दिया जाएगा। अब यहां से एक बात निकल के आई कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण शुरू हो गया था, लेकिन अल्पसंख्यकों द्वारा जो चलाए जा रहे हैं शिक्षण संस्थान होते हैं, यानी अल्पसंख्यक यानी किसी मुस्लिम द्वारा चलाया जा रहा है, जैन, पारसी, बौद्ध, इनके द्वारा चलाए, उनमें अभी आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हुई। जबकि कई अल्पसंख्यक जो संस्थान होते हैं ये भी सरकार द्वारा पोषित होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एक डिसीजन में कहा कि ये वाली जो बात है ये अल्पसंख्यकों पे भी लागू होनी चाहिए। अगर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में SC ST और अन्य पिछड़े वर्ग को प्रवेश में आरक्षण दिया जा रहा है, तो जो अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं हैं इनमें से भी जो भी सरकारी हैं, जो सरकार द्वारा पूंजी से चल रही हैं, उनमें भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तो इसके बाद जो है सरकार के लिए थोड़ा बहुत वोट बैंक का जो है खतरा उत्पन्न हुआ। तो उससे निपटने के लिए सरकार ने यहाँ पे एक बात रखी, यानी अल्पसंख्यकों के हितों को बचाने के लिए यहाँ पे 15 का 5 जोड़ा गया, जिसमें कि एक प्रावधान जोड़ा गया जिसमें ये बताया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग, जिसमें मुख्य रूप से SC ST तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, इन्हें निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण दिया जाएगा। एक तो ये बात जोड़ी गई, यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, जिसमें मुख्य रूप से SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग है, इन्हें निजी शिक्षण संस्थानों में भी प्रवेश में आरक्षण दिया जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये जोड़ दी गई स्पष्ट रूप से कि इस प्रकार का आरक्षण जो होगा ये अल्पसंख्यक वाले विद्यालयों पे लागू नहीं होगा। यानी वो छूट भी यहाँ पे दे दी गई कि इस टाइप की कोई बात जो है ये अल्पसंख्यक द्वारा जो स्थापित विद्यालय होगा इन पे ये बात लागू नहीं होगी। यानी दोनों ही बातें हो गई, आरक्षण को बढ़ा भी दी गया, यानी कि सरकारी शिक्षण संस्थानों से इसे दायरा बढ़ा के निजी शिक्षण संस्थानों की ओर भी लाया गया, और साथ ही साथ उस हित की भी रक्षा कर दी गई कि अल्पसंख्यकों पे ये बात लागू नहीं होगी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है एक बार ही पूछा भी गया है उत्तराखंड के एग्जाम में कि निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद होगा 15 का 5वां पार्ट, और 15 का जो 5वां पार्ट है 93 संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया। अभी यहाँ पे क्या है कि पहले 15 के 5 तक था, अभी हाल ही में क्या किया गया है कि यहाँ पे 2019 में एक नया आर्टिकल अब जुड़ा है 15 का 6, जिसकी मुख्य रूप से बात हम अनुच्छेद 16 के साथ करने वाले हैं। यहाँ पे मैं जनरल सी बात बता दूं इसके विषय में। अभी ये सबको पता है कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले सामान्य वर्ग में या फिर सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग था, इसके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, और उसके बाद ही ये वाला जो अनुच्छेद है ये सामने आया है। इसमें क्या बात की गई है जनरल में बता रहा हूं। अनुच्छेद 16 में जब हम आरक्षण की बात करेंगे डिटेल में, तो उसमें हम इसे दोबारा ये वाली बात निकल के आएगी, वहां पे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हल्का सा मैं बता दूं कि इसमें इस टाइप के प्रावधान है। अनुच्छेद 15 का 6 और इसका पार्ट जो है पहला इस ढंग से जोड़ा गया, और साथ में 15 के 6ठे पार्ट में एक सेकंड पार्ट में जो 10% आरक्षण वाला बिल है, इसके विषय में जनरल जानकारी आप ये याद रखना कि इस प्रकार के जो बिल होते हैं जिनमें संविधान संशोधन वाले बिल हो, तो जैसे कि संसद हमें पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं। 2 सदन यानी लोकसभा राज्यसभा, और अंग की अगर बात करें तो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जो इसके लोकसभा और राज्यसभा सदन है 2, इनमें जो भी विधेयक आते हैं उनमें से ऐसा नहीं होता कि हर विधेयक संविधान संशोधन विधेयक, अलग अलग टाइप के विधेयक होते हैं। तो उनमें से कुछ संविधान संशोधन विधेयक भी आते हैं। जब वो संसद के पटल पर रखा जाएगा और संविधान संशोधन के उद्देश्य से लाया गया हो, तब उसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। तो ऐसा ही 2019 में जब इसे लाया गया, तो 2019 में जब इसे लाया गया तो इसका जो क्रम था ये था 124वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसका उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है इसके आरक्षण के विषय में बात की गई थी 10%।
और इसका क्रम जो था वो 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। अब ऐसे जो होगा भारत के इतिहास में संविधान संशोधन संबंधित जो होंगे कई विधेयक आए होंगे, इनमें से कुछ पारित हो जाते हैं और कुछ पारित नहीं हो पाते हैं। जो लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे तो फिर वो संविधान संशोधन विधेयक बन जाते होंगे संविधान संशोधन अधिनियम। और इनमें से कुछ ऐसे होते होंगे जो कि इनमें से क्या नहीं हो पाते होंगे, पारित नहीं हो पाते होंगे। अब इसे अगर हम देख लें तो विधेयक का जो क्रम था वो था 124वां संविधान संशोधन विधेयक, ये लाया गया। 8 जनवरी 2019 को ये लोकसभा से पारित हो गया, 9 जनवरी 2019 को ये राज्यसभा से पारित हो गया और इसके पश्चात जो है 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति से इसकी अनुमति मिल गई और इस पर हस्ताक्षर हो गए और इसके बाद ये बन गया संविधान संशोधन अधिनियम। जब ये संविधान संशोधन अधिनियम बना तब इसको क्रम दिया गया 103वां। तो दो क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं कि जो आर्थिक आधार पे 10% आरक्षण दिया गया है, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। तो अगर बोले संविधान संशोधन विधेयक तो इसका आंसर होगा 124वां, और अगर बोले संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा, 103वां। क्रम में अंतर इसलिए है क्योंकि हर विधेयक जो है वो पारित हो जाए ये जरूरी नहीं होता। तो ये पारित भी हुआ है और पारित में इसका क्रम जो है 103वां है, जबकि विधेयक में इसका क्रम कौन सा, 124वां। और इससे मूलतः 2 अनुच्छेदों में बदलाव हुए हैं, अनुच्छेद 15 और 16। 16 में क्या बदलाव हुए उसके बारे में बताऊंगा। 15 का छठा पार्ट जो है और इसका भी जो है पहला हिस्सा जो है उसमें इस बात को जोड़ा गया कि राज्य जो होगा अनुच्छेद 15 के 4 से इतर, अनुच्छेद 15 के 4 से इतर, 15 के 4 से इतर का मतलब है इसमें जो बताया गया था वो केवल ये बताया गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को ही आरक्षण मिलेगा, जबकि इस बार जो बात की गई वो सामाजिक शैक्षणिक रूप से नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर बात की गई। इसलिए 15 के छठे के पहले पार्ट में जोड़ा गया कि अनुच्छेद 15 के 4 से इतर राज्य जो होगा आर्थिक आधार पे भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा। ये पहले पार्ट का कि राज्य जो होगा वो अनुच्छेद 15 के 4 से इतर आर्थिक आधार पे भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा। ये 15 के 6 का पहली बात है। 15 के 6 की दूसरी बात को जब हम देखते हैं तो याद रखना कि ये आरक्षण 2 टाइप से मिला है। जो 10% आरक्षण मिला है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 2, एक जो मिला है वो मिला है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय आरक्षण, और दूसरा नौकरियों में आरक्षण। नौकरियों में आरक्षण की बात जो आएगी वो अनुच्छेद 16 में आएगी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण जो मिलेगा इसकी बात 15 में आएगी। तो 15 का 6 का दूसरा पार्ट ये बताता है कि जो ये आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होगा इसको शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन किसमें, शिक्षण संस्थानों की बात, यहाँ पे नौकरी की बात जो है वो 16 में पढ़ेंगे हम और फिर दोबारा भी इनके बारे में हम वहां पे बात करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आरक्षण 2 टाइप से मिला है, एक तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधी आरक्षण और एक नौकरियों में आरक्षण। अगर ये बोले कि 10% आरक्षण जो है शिक्षण संस्थानों में आरक्षित होगा, ये किस अनुच्छेद में है, तो 15 के 6 का दूसरा। और ये व्यवस्था कहां पे की गई कि राज्य आर्थिक आधार पर आरक्षण दे सकेगा, तो 15 के 6 का पहला पार्ट। तो इस प्रकार से जो है ये था अनुच्छेद 15। जनरल अगर पेपर में आए तो जनरल में ये बोल देते हैं कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इतना सा हम पढ़ लेते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में अनुच्छेद 15 बता दिया और इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं अगले वीडियो में अनुच्छेद 16 की करने वाले हैं। तो ये बात यहाँ तक आ गई है। अभी हम जो होंगे ये मूल अधिकार वाला जो है पूरा पार्ट पढ़ेंगे अनुच्छेद 35 तक डिटेल में। और इसके अलावा जैसे कि आप मांग कर रहे हैं कि इतिहास के भी कुछ वीडियो आ रहे हैं, इतिहास के भी आएंगे, अर्थशास्त्र के भी आएंगे और उत्तराखंड जो विषय है उसके भी आने वाले समय में जो आएंगे वीडियो। तो आप इसे तब तक नोट कीजिए, एक बार देखिए। कोई आपको समस्या हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हो। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम अनुच्छेद 16 की बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।